अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और हम पढ़ रहे हैं बिज़नेस मैथमेटिक्स। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली अगर हम फ्रैंक एस बर्टनिक की बुक को फॉलो करते हुए चलें तो उसमें बेसिक्स से बिल्कुल स्टार्ट किया गया है। लिमिट्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जो साइंस का बैकग्राउंड जिनका, उन्हें आइडिया है कि लिमिट्स क्या होती हैं। लिमिट ऑफ फंक्शन है, फिर उसके बाद एसिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। लेकिन वो फ़िलहाल थोड़ा सा जो हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शंस बनाते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा इरेलीवेंट है। तो इसलिए हम डायरेक्टली डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट समझ के इसके रूल्स पर आएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि डेरिवेटिव होता क्या है। डेरिवेटिव, जो कि मैं पिछले लेक्चर्स में भी ये वर्ड इनडायरेक्टली यूज़ कर चुका हूँ, डेरिवेटिव बेसिकली होता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, जैसे मैं एक ग्राफ बनाता हूँ एक्स और वाई एक्सिस पर। यहाँ पर अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका अगर हम ग्रेडियंट या स्लोप कहते हैं जिसे हम, वो चेक करें तो सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक्स में 3 यूनिट चेंज हो रहे हैं और वाई में 1 यूनिट चेंज हो रहा है। तो हम कहेंगे कि इसका जो स्लोप है इस पॉइंट पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस दौरानिये में है 1/3। एक्स की 3 वैल्यूज़ चेंज करने पर वाई की 1 वैल्यू चेंज हो रही है। अच्छा, अब इसी तरह अगर हम और आगे देखें, क्या एक्स की 3 वैल्यू चेंज करने पर वाई की एक और वैल्यू चेंज हो रही है? बिल्कुल हो रही है। उसके बाद और आगे अगर चलें, एक्स की 3 वैल्यू चेंज करने पर वाई की 1 वैल्यू चेंज हो रही है। फिर आगे चलें तब भी ऐसा ही हो रहा है। दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन में जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट रहता है। यानी हर पॉइंट पर, हर एक दौरानिये में अगर आप कोई भी 2 पॉइंट चूज़ कर लें तो उनके दौरान जो स्लोप होगा वो सेम रहेगा। स्लोप का मतलब रेट ऑफ चेंज होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर इस तरह की स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप का आंसर नेगेटिव होगा। लेकिन ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए वैलिड है। अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन ना हो, सपोज़ हमारे पास कोई कर्व बनता है, जैसे हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया है, इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है। क्वाड्रेटिक फंक्शंस भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो सपोज़ अगर मैं एक क्वाड्रेटिक फंक्शन ड्रॉ करता हूँ जो कि कुछ ऐसा बनेगा। अब अगर इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के स्लोप की बात करें, क्या इसमें स्लोप हर पॉइंट पर सेम होगा? सपोज़ मैं यहाँ से लेकर इस पॉइंट की बात करता हूँ। यहाँ पर अगर हम स्लोप देखें तो y की 3 वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं और x की 1 वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो दोबारा मैं एक नीट बना देता हूँ। अगर आप इसमें देखें तो y की 1, 2, 3 वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं और x की 1 वैल्यू चेंज हो रही है। इतने पॉइंट पे बात करें हम तो यहाँ पर यहाँ पर स्लोप है इसका -3। लेकिन अगर हम यहाँ से फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट लेते हैं, यहाँ से इस पॉइंट पर आते हैं तो अगर आप गौर करें तो y की 1 वैल्यू कम हो रही है, x की 2 वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर स्लोप है -1/2। और अगर आप यहाँ पर बात करें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये ऑलमोस्ट स्लोप 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कर्व होता है तो उसके हर एक जो पीरियड होता है, जो हम डिस्टेंस कह सकते हैं, उसमें स्लोप चेंज हो रहा होता है। इस पॉइंट पर स्लोप बहुत ज़्यादा है और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं स्लोप की वैल्यू कम होती जा रही है। और यहाँ पर स्लोप 0 हो गया और उसके बाद दोबारा स्लोप पॉजिटिव हो गया और इंक्रीज़ होता जा रहा है। यानी रेट ऑफ चेंज यहाँ पर कुछ और है और यहाँ पर कुछ और है। आप देख सकते हैं ये जो मैंने छोटा सा ट्राइंगल बनाया है, यहाँ पर कुछ और है, उसकी हाइट यहाँ पर कुछ और है। तो ये तो सिर्फ क्वाड्रेटिक कर्व था। हमारे पास क्यूबिक फंक्शन भी हो सकते हैं और इस तरह के कई फंक्शन हो सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकते हैं, लॉग फंक्शन हो सकते हैं। तो जब उनका हम रेट ऑफ चेंज देखेंगे तो वो हर टाइम पीरियड पर चेंज हो रहा होता है। तो इसके स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक होगी, और प्लस इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो स्लोप कांस्टेंट था, हर जगह पर सेम ही स्लोप है। 1/3 है तो दूसरी जगह पे भी 1/3 रहेगा। लेकिन इसमें स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप वेरिएबल है, स्लोप चेंज नहीं है हर एक पॉइंट पर। तो अगर स्लोप वेरिएबल है तो इसका मतलब इसके स्लोप का आंसर वेरिएबल फॉर्म में होना चाहिए। अब सपोज़ हमारे पास ये इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू, लेट सपोज़ हम कहते हैं इसकी इक्वेशन है x -3 होल स्क्वायर प्लस
4, ये इसकी इक्वेशन है। तो इसका जो स्लोप होगा वो कोई ये कांस्टेंट नंबर नहीं होगा, बल्कि वो बार बार चेंज होता रहेगा, वो वेरिएबल फॉर्म में। तो वेरिएबल फॉर्म से मुराद कोई भी, लेट सपोज हम कह सकते हैं कोई ऐसा कर्व हो सकता है जिसके स्लोप की इक्वेशन होगी। स्लोप की इक्वेशन क्या होगी? लेट सपोज 3x प्लस 4। तो इसका मतलब ये है कि आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा उस x की वैल्यू पर स्लोप उसका क्या होगा। तो बेसिकली हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि हमें स्लोप अगर किसी एक पॉइंट पर चाहिए, तो इस पॉइंट पे हम कॉन्सेप्ट ये अप्लाई कर रहे होते हैं कि छोटा सा, बहुत छोटा सा इंक्रीमेंट इस पे हो रहा है। एक पॉइंट को हम x1 कहते हैं, दूसरे को x2 कहते हैं, और इसका मतलब x2 माइनस x1 जो डेल्टा x होगा वो तकरीबन 0 के बराबर होता है। यानी फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं x की वैल्यू अगर यहाँ पर लेट सपोज 4 है, तो हम ये सोचते हैं कि एक और पॉइंट हम ले रहे हैं जिसकी वैल्यू होगी x की 4.000001। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे हम? x2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो उससे हमें स्लोप इस तरह, इस फॉर्मूले से भी निकल सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। यानी जैसे हम कहते हैं ना कि ज़मीन गोल है, अगर ज़मीन गोल है, लेकिन अगर हम छोटे से टुकड़े की बात करें ज़मीन की, फॉर एग्जांपल आप स्ट्रीट के एक एंड पर खड़े हुए हैं और मैं स्ट्रीट के दूसरे एंड पर खड़ा हुआ हूँ, तो उतना पार्ट अगर हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा जूम इन कर रहे हैं तो वो पार्ट हमें एक स्ट्रेट लाइन की तरह नज़र आएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि इतने पार्ट का स्लोप अगर निकाल लिया जाए, यानी इस पार्ट पर अगर टेंजेंट बना लिया जाए, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही इस कर्व का स्लोप होगा उस स्पेसिफिक पीरियड पर। तो खैर, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है, क्या रूल्स होते हैं, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो डेरिवेटिव क्या होता है ये मैं आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि रेट ऑफ चेंज होता है, यानी कि स्लोप होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 10, तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा 3, तो इसका डेरिवेटिव भी 3 होगा, और डेरिवेटिव को हम नॉर्मली कहते हैं dy अपॉन dx, वो भी 3 होगा। तो ये dy अपॉन dx बेसिकली निकाला गया है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से। तो डेल्टा y यानी चेंज इन y, जिसको हम y2 माइनस y1 कहते थे, और चेंज इन x यानी x2 माइनस x1 कहते थे। तो ये इससे ड्राइव हुआ डेल्टा, और डेल्टा से ये बन गया d। तो इसीलिए dy अपॉन dx का मतलब स्लोप भी होगा, डेरिवेटिव भी होगा, रेट ऑफ चेंज भी होगा, ग्रेडियंट भी होगा। ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ का नाम है। लेकिन ये चीज़ हमें याद रखनी है कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन होगी तो उसका स्लोप एक कांस्टेंट नंबर होता है, लेकिन अगर कोई कर्व होगा तो उसका स्लोप हर थोड़ी देर बाद चेंज हो रहा होता है। तो उसका स्लोप कोई कांस्टेंट नंबर नहीं होगा, बल्कि उसके स्लोप की पूरी इक्वेशन होगी, जिसमें आप x की वैल्यू पुट करते जाएं तो आपको वो स्लोप मिलता जाएगा। अच्छा, अब हमारे सामने आ रहा है कि कोई अगर कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसका स्लोप क्या होता है। ये तो हम ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ 10, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 यानी वाई इज इक्वल टू 10 का स्लोप हमें पता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है वो हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, वो 0 होता है। तो हम ये कहेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। तो डेरिवेटिव को dy अपॉन डी एक्स से भी शो करते हैं, या फिर f डैश x से भी शो कर सकते हैं, वो होगा 0। अगर कांस्टेंट फंक्शन किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। ये पहला रूल है, और ये रूल हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका स्लोप 0 होता है, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसका स्लोप अनडिफाइंड होता है। लेकिन फ़िलहाल हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल लाइन एक फंक्शन नहीं होती, तो इसलिए हम वर्टिकल लाइन का कोई स्लोप डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप डिस्कस कर रहे हैं। तो रूल नंबर 1 रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई फंक्शन किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर हो, यानी फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10,000 हो, तब भी उसका डेरिवेटिव होगा 0। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो उसका स्लोप 0 होगा, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इसलिए उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। दूसरा रूल जिसे हम कहते हैं पावर रूल। पावर रूल ये है कि x की अगर कोई पावर n हो तो उसका डेरिवेटिव निकालने का तरीका ये होगा कि पावर को आप शुरू में मल्टीप्लाई करेंगे और उस फंक्शन की एक पावर रिड्यूस कर लेंगे। लेकिन ये कब वैलिड होगा? जब x के ऊपर कोई इंटीजर पावर हो, कोई पावर हो, इंटीजर भी हो सकती है, रैशनल पावर भी हो सकती है। यानी लेट सपोज कोई एग्जांपल करते हैं हम, अगर हमारे पास सवाल हो f ऑफ x इज़ इक्वल टू x की पावर 5, तो उसका अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो वो f डैश x बराबर होगा, रूल के मुताबिक पावर को शुरू में लिखा जाएगा, तो पावर शुरू में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद जो फंक्शन आपने लिखा है वो बिल्कुल वैसे ही आएगा और पावर से -1 हो जाएगा।
तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव इज इक्वल टू 5x की पावर 4। अब अगर इसी को हम लिंक करें, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x और सिर्फ इतना ही है, तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट 0 है, स्लोप 4 है, तो इसका डेरिवेटिव भी 4 होना चाहिए। तो कैसे होगा 4? अगर हम रूल अप्लाई करें डेरिवेटिव का तब भी 4 ही आएगा। तो f डैश x इज इक्वल टू, इस वक्त x की कोई पावर नहीं तो इसका मतलब 1 है, तो वो पावर शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगी और 4x बिल्कुल वैसे ही हम कॉपी कर लेंगे और पावर से -1 हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 होता है, x की पावर 1 - 1 0 हो जाएगी, तो 4 इंटू एक्स की पावर 0 1 होता है, तो ये आंसर 4 बन गया। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से भी अगर हम निकालें तो m जो है वो 4 होगा और डेरिवेटिव भी रूल से निकालें तब भी 4 होगा। तो इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि x के साथ कोफिशिएंट हमेशा 1 ही हो, कोई और कोफिशिएंट भी हो सकता है। यानी ये सवाल, ये क्वेश्चन हम एग्जाम्पल 1 थी, एग्जाम्पल 2 थी, एग्जाम्पल 3 करते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास क्वेश्चन हो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 4x की पावर 3, तो इसको डेरिवेट करने का मेथड वही सेम कि आप f डैश x यानी हम डेरिवेट कर रहे हैं, पावर शुरू में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पूरा फंक्शन बिल्कुल वैसे ही लिखा जाएगा जैसे सवाल में दिया गया था, बस उस पावर से -1 कर देना है आपने, उसकी 1 डिग्री रिड्यूस हो जाएगी। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 12 और x की पावर 3 - 1 इज़ 2, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया 4x क्यूब के फंक्शन का। तो ये पावर रूल था जो कि रूल नंबर 2 हमने बुक के हिसाब से सीखा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज आ रही है। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज बुक की एग्जांपल से ही ली गई है, लेकिन इनको अभी से ही हम इसलिए कर लेते हैं, ये बाकायदा वो एक्सरसाइज नहीं है जो सेक्शन 15.1 या 15.2 इस तरह चलता है, ये बुक में अलग से एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस के लिए दी हुई हैं, तो इसे हम कर लेते हैं ताकि हम पिछले सीखे हुए रूल्स सारे अप्लाई करें। तो सवाल में कहा गया डिटर्मिन f डैश x, इसका मतलब हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इफ़ पार्ट ए दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 6, तो पार्ट ए सॉल्व करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 6। तो डेरिवेटिव निकालने का रूल ये था कि पावर शुरू में आप लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पावर से -1 कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 6x की पावर 5, दैट इज़ द आंसर। इसी तरह पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में हमारे पास है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 अपॉन x टू दी पावर 4। अब प्रॉब्लम यह है कि हमने अब तक कोई ऐसा रूल नहीं सीखा जिसमें x डिनोमिनेटर में हो तो हम उसको डेरिवेट करें। तो बेसिकली हमें थोड़ी सी अलजेब्राइक मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी कि हम इस फंक्शन को रीराइट कर सकते हैं x की पावर -4 से। अलजेब्रा का बेसिक रूल है कि अगर कोई डिनोमिनेटर में हो, आप उसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो पावर के साथ -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पावर नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि ये रूल्स हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही, बेसिक अलजेब्रा है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो वो x की पावर -2 के बराबर होता है, या फिर अगर x की पावर -2 है तो वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाती है, एंड सो ऑन। तो अब ये मैंने f डैश x इसलिए नहीं लिखा कि मैंने इसको रीअरेंज किया है, मैंने डेरिवेट नहीं किया, डेरिवेट में इसे अब करूँगा। f डैश x इज़ इक्वल टू, रूल के मुताबिक पावर शुरू में लिखी जाती है और उसके बाद पावर से -1 किया जाता है, तो ये -4 और x की पावर -4 एंड -1 बन जाएगा -5। अब क्वेश्चन में क्योंकि x की पॉजिटिव पावर है तो हमें आंसर में भी x की पॉजिटिव पावर ही लिखनी चाहिए, तो ये x की पावर 5 दोबारा से डिनोमिनेटर में जाकर पॉजिटिव 5 बन जाएगी। तो ये हमारे पास 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव आ चुका है। आंसर यहाँ भी गिवन है हमारे पास, ये आंसर दोनों गिवन है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम। रूल नंबर 3 आ रहा है हमारे पास, इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय एनी फंक्शन, तो उससे डेरिवेट करेंगे तो कांस्टेंट अपनी जगह कायम रहेगा, आप सिर्फ फंक्शन को डेरिवेट करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 4 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 5 से, जैसे कि हम पहले भी इस तरह का सवाल कर चुके हैं। तो ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ये 4 मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ही रहेगा, यानी अगर इसे हम डेरिवेट कर रहे हैं तो ये 4 अपनी जगह कायम रहेगा, आप सिर्फ x की पावर 5 को डेरिवेट करें, यानी पावर शुरू में लिख दें x और इसकी पावर में से -1 कर दें, तो ये 4 5 20 हो जाएगा और x की पावर 4 हो जाएगी।
तो मीन्स अगर पूरे फंक्शन से कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उसे इग्नोर कीजिए, बाकी फंक्शन को डेरिवेट कीजिए और आखिर में वही जिसे इग्नोर किया था दोबारा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये 5 मैंने यहाँ शुरू में लिखा है, काफ़ी लोग शुरू में भी लिख सकते हैं, मीन्स ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 लिखा उसके बाद 4x की पावर 5 माइनस 1 और ये बन जाएगा 5 4 20 और x की पावर 4, तो ऐसा भी ठीक है। तो खैर इस रूल की कोई इतनी जो है वो इम्प्लीकेशन नहीं है, जो हम ऑलरेडी पीछे हमने रूल पढ़ा था उसमें इनबिल्ट इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे कर चुके थे। रूल नंबर 4 हमारे पास आ रहा है सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस। इसका मतलब ये है कि अगर अब तक हमने जितने भी सवाल किए उनमें मैंने लिखा था जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, एक सवाल ये लिखा, फिर मैंने लिखा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x की पावर 3, तो ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था इन दोनों को ऐड करके कोई नया फंक्शन बनाया गया हो, यानी ऐसा भी हो सकता था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 4x क्यूब, इस तरह का सवाल हो, या यूँ भी हो सकता है माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10, इस तरह का सवाल हो। तो इसका मतलब देखा जाए वैसे तो ये एक ही फंक्शन है, इसको एक फंक्शन मानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम यूँ भी कह सकते हैं कि हो सकता है ये अलग फंक्शन हो, 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 ये 5 फंक्शंस को मिलाकर एक फंक्शन बनाया गया हो तो भी कोई मसला नहीं है। तो इसको पूरा एक फंक्शन ट्रीट करें या अलग अलग फंक्शन ट्रीट करें, तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर अलग अलग फंक्शंस भी आ रहे हैं तो आप सबको अलग अलग डेरिवेट कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि इसको कैसे डेरिवेट किया जाएगा, आप x की पावर 5 है उसे अपने रूल से डेरिवेट कीजिए, पावर शुरू में लिख दीजिए और पावर से -1। 4x क्यूब को डेरिवेट करना है, इसको भी अपने रूल से कीजिए, पावर शुरू में लिख दीजिए 4x पावर 3 माइनस 1, माइनस और इसको करना है तो ये 2 शुरू में यानी पावर शुरू में लिख दी 2x स्क्वायर पावर -1। इसी तरह 4x को डेरिवेट करना है तो भी वही पावर 1 जो है यानी x की पावर 1 है यहाँ पर, वो 1 शुरू में लिख दीजिए 4x और x की पावर 1 माइनस 1 और -10 एक कांस्टेंट नंबर है, रूल नंबर 1 हमने पढ़ा था कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो आप 0 लिख दीजिए। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर देंगे, 5x की पावर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 12 x की पावर 2 माइनस 2 2 ज़ार 4 x प्लस और ये x की पावर 0 हो जाएगी तो ये सिर्फ 4 बचेगा क्योंकि x की पावर 0 1 और 1 मल्टीप्लाई 4 इज़ 4 और वो -0, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया यानी ग्रेडियंट फंक्शन आ गया या डेरिवेटिव का फंक्शन आ चुका है। ठीक है जी, तो अब तक हम अगर जो रूल्स पढ़े हैं हमने उनको एक साथ सम अप कर लें तो हमने ये पढ़ा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, यानी फॉर एग्जांपल नंबर लिखा हुआ है 10 तो उसका डेरिवेटिव होगा 0, और अगर कोई x की पावर 1 हो तो यहाँ पर आपने खुद देखा कि x की पावर 1 थी तो वो ख़त्म ही हो गया, सिर्फ 4 बच गया। तो हम ये भी एक रूल बना सकते हैं कि अगर सिर्फ ax लिखा हो तो उसका डेरिवेटिव सिर्फ a होगा, x ख़त्म हो जाएगा। 5x लिखा हो 5x का डेरिवेटिव 5, 10x का डेरिवेटिव 10, 9x का डेरिवेटिव 9 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते हैं, जो एडिशन रूल है इसमें भी प्रोडक्ट रूल वो अप्लाई कर लेते हैं उसी तरह से। मीन्स देखें, प्रोडक्ट रूल का मतलब ये कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आपने उनको कैसे सॉल्व करना है। अब जैसे अगर आप यहाँ पर गौर करें, जो एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है बुक से ही ये एग्जाम्पल ली गई है, x की पावर 2 माइनस 5 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक अलग फंक्शन है, x माइनस एक्स क्यूब एक अलग फंक्शन है, यानी ये दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप अगर फंक्शन ना माने तो फैक्टर मान लें, तो जब भी दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनको डेरिवेट करने का तरीका अलग होगा। वो क्या तरीका होगा कि पहले फैक्टर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा दूसरे फैक्टर से और दूसरे फैक्टर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा पहले फैक्टर से और फिर वो ऐड हो जाएंगे। यानी कैसे, सपोज़ ये जो पहला फैक्टर है इसको हमने नाम दे दिया है u और जो दूसरा फैक्टर है इसे हमने नाम दे दिया है v। तो डेरिवेटिव के लिए जैसे हम अभी सीख रहे थे, अगर f ऑफ x लिखा जाए तो उसके डेरिवेटिव को हम f डैश x लिख सकते हैं। तो अगर हम इस x स्क्वायर माइनस 5 को u कह दें तो u का डेरिवेटिव क्या होगा, यानी u के ऊपर डैश मीन्स u का डेरिवेटिव है, तो वो हो जाएगा 2x, क्योंकि पावर शुरू में आकर मल्टीप्लाई होगी और x की एक पावर कम, और -5 है, 5 का डेरिवेटिव 0 होता है। अच्छा, इसी तरह v जो दूसरा ब्रैकेट है उसे हम v का नाम देंगे x माइनस एक्स क्यूब। x का डेरिवेटिव अभी हमने सीखा 1 होता है और माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है तो पावर शुरू में आ जाएगी और x की एक पावर कम हो जाएगी। तो जब आपने इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव भी निकाल लिया है, इनको दोनों को अलग अलग लिख लिया है, तो फॉर्मूला ये कहता है कि अगर फंक्शन में दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों, u इंटू वी हो रही हों और उनको आपने डेरिवेट करना हो
तो उसका फॉर्मूला होता है v को मल्टीप्लाई कीजिए u के डेरिवेटिव से प्लस u को मल्टीप्लाई कीजिए v के डेरिवेटिव से। ठीक है जी, मैं रिपीट कर देता हूँ, v मल्टीप्लाई होगा u के डेरिवेटिव से और u मल्टीप्लाई होगा v के डेरिवेटिव से। इनका हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यानी आसान अल्फाज में पहले फैक्टर का डेरिवेटिव दूसरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा और दूसरे फैक्टर का डेरिवेटिव पहले फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा और आखिर में ये ऐड हो जाएंगे। तो v की वैल्यू लिखते हैं, v की वैल्यू हमारे पास है x माइनस एक्स क्यूब, जो कि ये रही x माइनस एक्स क्यूब। u का डेरिवेटिव देखते हैं, u का डेरिवेटिव है 2x प्लस u की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 5 और v का डेरिवेटिव है हमारे पास 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब इन्हें हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब बनेगा, 2x को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 4 बन जाएगा, प्लस इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर को माइनस 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x की पावर 4, माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस 5 3 15x स्क्वायर। तो लाइक टर्म्स को हम आपस में ऐड कर लेते हैं, हाईएस्ट पावर 4 है और माइनस 2x की पावर 4 और माइनस 3x की पावर 4 बन जाएगा माइनस 5x की पावर 4, और उसके बाद x की पावर 3 वाली a की वैल्यू है प्लस 2x क्यूब, x स्क्वायर में हमारे पास एक x स्क्वायर है और 15x स्क्वायर है तो ये 16x स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस 5 कांस्टेंट नंबर हमारे पास एक वाहिद अकेला नंबर है। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आया है इस फंक्शन का। रिपीट कर देता हूँ एक बार, जब भी दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और दूसरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट मींस फैक्टर, यानी यूँ भी हो सकता है कि यहाँ सिर्फ 2x लिखा हो और यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 10 इस तरह लिखा हो, तो आप इसका डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब सवाल ये कि ऐसा करना क्या ज़रूरी है हमेशा? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने से एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा और वो बिल्कुल सिंपल सा सवाल होगा, आप उसको उस तरह डेरिवेट कर लें तब भी सेम आंसर आएगा। लेकिन ये फार्मूला बाज़ औक़ात हमारे बहुत काम उस वक्त आता है कि जब इनकी मल्टीप्लिकेशन बहुत लेंदी हो, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर ऐसा सवाल हो कि f ऑफ x बराबर है x प्लस 5 की पावर 15 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 की पावर 4, तो अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना बिल्कुल महाल है, क्योंकि x प्लस 5 की पावर 15 का मतलब इस ब्रैकेट को 15 बार लिखना पड़ेगा, x प्लस 3 का मतलब इस ब्रैकेट को 4 बार लिखना पड़ेगा, पावर 4 का मतलब, तो ये 15 और 4 बन जाएंगे 19 ब्रैकेट होंगे। 19 ब्रैकेट में पहला सबसे मल्टीप्लाई होगा और काफ़ी सारे इसमें जो है वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम इसे सेपरेटली u कह देंगे, इसे v कह देंगे। इन दोनों के डेरिवेटिव का तरीका हम आगे सीखेंगे यकीनन कि अगर ऊपर होल पावर लगी हो तो कैसे करते हैं, तो वो उनको अपने तरीके से डेरिवेट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले के तहत तो आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा, फॉर्मूले हमेशा आसानी क्रिएट करने के लिए बनाए जाते हैं, मुश्किल के लिए नहीं। अगर आपको सवाल देखकर ऐसा लगे कि फॉर्मूला लगाना ज़्यादा मुश्किल है, इससे बेहतर है इनको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लें और फिर डेरिवेट कर लें, तो आप बिल्कुल वैसे कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। खैर, प्रोडक्ट रूल के बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास रूल नंबर 6 है कोशेंट रूल। मिलता जुलता रूल है। प्रोडक्ट रूल में दो फैक्टर्स या दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब हमारे पास दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे होंगे, जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हमारे पास है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5, ये डिवाइड हो रहा है 1 माइनस एक्स क्यूब से। तो मेथड ये होगा कि हम नोमरेटर को u कह देंगे, जैसे पहले कह रहे थे, पहले फैक्टर को u कह देंगे 3x स्क्वायर माइनस 5, और डिनोमिनेटर को v कह देंगे 1 माइनस एक्स क्यूब। दोनों को सेपरेटली डेरिवेट करेंगे। u का डेरिवेटिव बनेगा, पावर शुरू में आकर मल्टीप्लाई होती है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 हो जाएगा, x और पावर 1 रिड्यूस हो जाएगी तो पावर 1, और 5 क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। v का डेरिवेटिव निकालते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो पावर शुरू में आ जाएगी और पूरे फंक्शन की एक पावर कम हो जाएगी।
तो हमारे पास ये डेरिवेटिव्स आ गए। तो फॉर्मूला ये होता है कि अगर u और v डिवाइड हो रहे हों और आप उसको उसका डेरिवेटिव निकालना हो तो उसका मेथड ये होगा, v को मल्टीप्लाई कीजिए u के डेरिवेटिव से माइनस u को मल्टीप्लाई कीजिए v के डेरिवेटिव से। पहले हमने पढ़ा था बीच में प्लस था जो प्रोडक्ट रूल था, यानी अब क्वोशिएंट रूल में माइनस आ जाएगा और इजाफा ये होगा डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर होगा। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं फॉर्मूला में। सबसे पहले लिखा हुआ है v, तो v है हमारे पास, यानी ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। तो v क्या है हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर 3 और u का डेरिवेटिव है 6x माइनस u है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 5 और v का डेरिवेटिव है माइनस का 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, और v की वैल्यू हमें मालूम है जो कि है 1 माइनस एक्स क्यूब और इसका होल स्क्वायर। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे हम, सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस में नहीं जा रहे, हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना है बस सिंपल, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको करना है, फिर इनको करना है, फिर इनको करना है, और जो सिंप्लीफाई हो रहे होंगे उनको सिंप्लीफाई करके डिनोमिनेटर में यही रहेगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और ऊपर वो सेम हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा फाइनल। लेकिन खैर सवाल को मज़ीद सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे कि आगे हमारे पास अभी बहुत सारे सवालात आने हैं जिनमें हमें यही क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना होगा, तो मैं वक्त बचाना चाह रहा हूँ। तो खैर अब हमारे पास सवालात शुरू हो गए हैं। एक्सरसाइज 15.5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं शुरू की एक्सरसाइजेज में, क्योंकि लिमिट का कॉन्सेप्ट है और बाकी सारे फंक्शंस की एसिम्प्टोट वगैरह निकालने हैं, तो उनको हम फ़िलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो 15.5 में हमें कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 38 तक इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कांस्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 140। तो 140 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, f ऑफ x इज़ इक्वल टू माइनस 55। माइनस 55 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, f ऑफ x इज़ इक्वल टू 0.55। 0.55 एक कांस्टेंट फंक्शन है, कोई वेरिएबल नहीं है इसमें, तो इसका डेरिवेटिव भी हो जाएगा 0। यानी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4, f ऑफ x इज़ इक्वल टू 4x की पावर 0। शायद देखने में ऐसा लग रहा हो कि ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये कांस्टेंट फंक्शन ही है, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब 1 होता है और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 4। तो बेसिकली ये फंक्शन f ऑफ x इज़ इक्वल टू 4 है, तो कांस्टेंट फंक्शन बन गया, तो इसका डेरिवेटिव होगा 0। तो नोट कीजिएगा मैंने कहाँ पे डैश लगाया है, सिर्फ इस स्टेप पे लगाया, इससे पहले नहीं लगाया, क्योंकि इससे पहले मैं डेरिवेट नहीं कर रहा था, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहा था। डेरिवेटिव के रूल तो अब लगाया मैंने लास्ट में कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। खैर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर शुरू में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 3, और इसी पावर से एक वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी तो ये 2, माइनस 4x का डेरिवेटिव सिर्फ 4 होगा, जो कि हम पहले सीख चुके हैं ax का डेरिवेटिव a होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया f डैश x का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू माइनस 3x अपॉन 4 प्लस 9। तो इसमें अगर आप गौर करें तो ये लीनियर फंक्शन ही है बेसिकली, मतलब एक आपने स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल पढ़ा था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म है ये, तो हमें यहाँ पता है कि m की वैल्यू -3/4 है। लेकिन खैर हम डेरिवेटिव के रूल अप्लाई करें तब भी यही होगा। जैसे मैंने कहा था आपको कि f ऑफ x अगर ax के बराबर हो तो उसका डेरिवेटिव होता है सिर्फ a, मीन्स x ख़त्म हो जाता है अगर x की पावर 1 हो तो यहाँ भी वही होगा, x की पावर 1 है तो वो ख़त्म हो जाएगा और उसका डेरिवेटिव होगा -3/4 प्लस, अब उसके बाद है 9 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है तो इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी +0 लिख के फिर नेक्स्ट स्टेप में ख़त्म कर दिया जाए तो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x की पावर 5। तो वही पावर का रूल अप्लाई करेंगे
कि पावर शुरू में आ जाएगी, यानी 5 पावर है तो पावर को शुरू में लिख दिया। बाकी जो सवाल है एज इट इज़ हम कॉपी कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर, लेकिन पावर से -1 करके। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 5 × 2 10 होता है और x की पावर 4 हो जाएगी। उम्मीद है अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा होगा, क्योंकि शुरू में सिर्फ रूल्स पढ़ते हैं डायरेक्टली तो वो काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ थ्योरी डिस्कस हो रही होती है और वैल्यूज़ हम पुट नहीं कर रहे होते इस वजह से। तो खैर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। f of x इज़ इक्वल टू -x/3, तो इसे हम -1/3x भी कह सकते हैं। बेसिकली ये -1/3x है, और अभी हमने ये रूल पढ़ा कि a x का डेरिवेटिव सिर्फ a होता है, तो हम कह सकते हैं f' जो होगा वो -1/3 होगा, और ये वही स्ट्रेट लाइन है, mx + c है, तो m की वैल्यू -1/3 है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यहाँ से हमारे पास कुछ अलजबरा के फंडामेंटल रूल्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन है हमारे पास f of x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर नहीं 5th रूट है और x टू द पावर 3। तो 5th रूट का मतलब क्या होता है? 5th रूट का मतलब होता है पावर 1/5। जैसे x की पावर 5 है और यहाँ पर a आ रहा है, तो इसका मतलब a की पावर 1/5 होगी तो x आएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि 6 का स्क्वायर 36 है, तो दूसरे अल्फाज में हम ये कहते हैं 36 की पावर 1/2 की जाए तो वो 6 होता है, और वो 1/2 को हम बाज़ औक़ात पावर 1/2 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी लिखते हैं कि 36 की पावर 1/2 6 होती है। तो 5th रूट का मतलब क्या है? पावर 1/5। यानी हम अपना एक जनरल रूल बना लेते हैं कि अगर x की पावर स्क्वायर रूट में nth रूट हो, स्क्वायर रूट के बजाय nth रूट हो, तो उसे हम लिख सकते हैं x की पावर 1/n। तो यहाँ पर 5th रूट है तो इसे हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि ये x³ की पावर जो 5th रूट है, तो इसे हम 1/5 लिख देंगे। तो इसे अगर और सिंप्लीफाई करें तो पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये x की पावर बनेगी 3/5। अभी तक मैंने डेरिवेट नहीं किया है, मैंने सिर्फ सवाल को सिंप्लीफाई किया है, तो इसीलिए मैं f' नहीं लिखूँगा। अब क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है, अब मैं इसे डेरिवेट कर सकता हूँ। यहाँ मैंने गलती से डैश लगा दिया, अब मैं इसे डेरिवेट कर सकता हूँ। तो इसके डेरिवेटिव का रूल क्या होगा? वही जो हम अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि f' बराबर होगा, पावर शुरू में आ जाएगी यानी 3/5 शुरू में आ जाएगा, और बाकी सवाल वैसे ही लिख लेंगे लेकिन पावर से -1 करेंगे। तो अगर पावर से हम -1 करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, पावर से अगर हम -1 करते हैं तो ये 3/5 तो वैसे ही रहेगा, x की पावर हो जाएगी 3/5 -1। आप LCM लेके सॉल्व कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर डायरेक्टली सॉल्व करके भी देता है, वैसे भी कर सकते हैं। तो हम कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं, हम वक्त बच जाएगा हमारा। 3/5 -1 जब हम करेंगे तो आंसर आता है -2/5। लेकिन हमने अभी सीखा था कुछ देर पहले कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन हो उसी फॉर्म में आंसर दिया जाता है। पहली बात x की पावर नेगेटिव नहीं है, और दूसरी बात वो रूट फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 3/5 और x को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं ताकि इसकी पावर पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने सीखा था अगर डिनोमिनेटर नोमिनेटर बनता है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर वही रूल हमने अप्लाई किया। तो 3/5, अब ये जो डिनोमिनेटर में 5 है इसे मैं यूँ भी कह सकता हूँ ये x² की पावर बेसिकली 1/5 है, और आप देखें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1/5 से, तब भी यही आंसर आएगा। तो इसे हम और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं 5 और 5th रूट ऑफ x², यानी पावर 1/5 को रिवर्स करके हमने 5th रूट रख दिया। क्योंकि क्वेश्चन में 5th रूट गिवन था इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आंसर भी 5th रूट की फॉर्म में ही दिया जाए, वरना अगर सिर्फ इतना आंसर भी लिख दिया जाए तो वो एक्सेप्टेबल होता है, सिर्फ इतना लिख दिया जाए वो ज़्यादा प्रीफरेबल है, और ये इसका बेस्ट आंसर है। खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी करते हैं। 10 में भी इसी तरह स्क्वायर रूट की सिंप्लीफिकेशन हो रही है, और अक्सर स्टूडेंट इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है f of x इज़ इक्वल टू, यानी इन सवालात में नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो रूल हमने पीछे सीखे हैं उन्हीं को ही अप्लाई कर रहे हैं।
फोर्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब, फोर्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक्स क्यूब का फोर्थ रूट है तो हम कह सकते हैं एक्स क्यूब की पावर है 1/4, और जब इसे हम और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बेसिकली 3 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 बनेगा। अब तक मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है तो इसीलिए एफ ऑफ एक्स ही रहेगा, ये एफ डैश एक्स नहीं बनेगा। लेकिन अब मैं डेरिवेटिव के रूल अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो कहूँगा एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू, पावर शुरू में आ जाएगी 3/4, फंक्शन वैसे ही लिखा जाएगा और पावर से -1 हो जाएगा। तो ये 3/4 x, 3/4 से जब हम करेंगे -1, 3/4 -1, तो आंसर आता है माइनस का 1/4। अब आंसर हमारा आ चुका है, बस इसे सिंप्लीफाई करना है। पावर कभी नेगेटिव नहीं रहने देते, तो हम जो x ऊपर नोमरेटर में 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। मीन्स जब कोई वेरिएबल ऊपर से नीचे शिफ्ट होगा या नीचे से ऊपर शिफ्ट होगा तो उनका साइन चेंज हो जाता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो 3/4 और x की पावर 1/4 है, तो हम कहेंगे x का फोर्थ रूट है ये। ठीक है जी, तो ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 10। एक सवाल और कर लेते हैं ऐसा रूट वाला, 14 कर लेते हैं, बल्कि 14 रूट में नहीं है, 11 कर लेते हैं। x की पावर 5 का स्क्वायर रूट, क्वेश्चन नंबर 11, कलर चेंज कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x की पावर 5 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में कोई रूट ना हो, इंडेक्स ना हो, तो इसका मतलब 2 होता है। दैट मीन्स x की पावर 5 की पावर 1/2 है ये। अभी भी एफ ऑफ एक्स लिखेंगे क्योंकि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और x की पावर 5 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/2 बनेगा। तो हमने सवाल को रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिख दिया ताकि x की पावर हो, क्योंकि हमने x की पावर हो तो ही डेरिवेटिव के रूल सीखे हैं, x के स्क्वायर रूट हो और बाकी चीज़ें हो वो हमने नहीं सीखा। तो अब तक हमने सिर्फ फंक्शन को रीअरेंज किया था, अब हम डेरिवेट करेंगे डेरिवेटिव के रूल लगा के। एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू, पावर शुरू में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी और x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो ये 5/2, x की पावर 5/2 माइनस 1 करते हैं, 5/2 माइनस 1, तो ये बनता है 3/2। वैसे देखा जाए तो आंसर आ चुका है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन स्क्वायर रूट फॉर्म में दिया है तो ज़्यादा बेहतर है कि आंसर भी स्क्वायर रूट फॉर्म में दिया जाए। तो हम x क्यूब की पावर 1/2 बोल सकते हैं, क्योंकि 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही 3/2 बन जाएगा। और इसे और सिंप्लीफाई किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये रूट के अंदर x क्यूब है। ये हमारा आंसर आ गया है। तो डेरिवेटिव हम क्यों सीख रहे हैं? बिजनेस के स्टूडेंट का ये इन x से y से अलजबरा से क्या ताल्लुक़ है, इसका जवाब आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में ज़रूर मिलेगा, जिसमें हम कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन ये सब बना रहे होंगे। तो उनका डेरिवेटिव यानी उनका मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पे आएंगे, जो कि इकोनॉमिक्स में बहुत पढ़ाया जाता है। वो तो काफ़ी जब ये लिंक होंगे तो आपको इंशाल्लाह उस वक्त बहुत मज़ा आएगा। अभी हो सकता है कि आप काफ़ी बोर हो रहे हो कि इसमें कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो फ़िलहाल कुछ बताई नहीं है सर ने, और सिर्फ जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन ही सॉल्व करवाए जा रहे हैं। लेकिन बेसिकली डेरिवेटिव पढ़ने का मेरी नज़र में बेहतर तरीका होता है पहले इसके रूल्स को अच्छी तरह से सीख लिया जाए। जब रूल्स अच्छी तरह से आ जाएंगे तो फिर उसके बाद जब कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा तो वो ज़्यादा ईजी रहता है, बजाय इसके कि कॉन्सेप्ट और मीन्स एप्लीकेशंस उसकी आ जाएँ और रूल्स भी आ जाएँ, वो दोनों साथ मिक्सअप हो जाएँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। खैर क्वेश्चन 17 देखिए, 17 कैसे होगा? 17 बिल्कुल इसमें कुछ नया नहीं है। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस 100। तो ये बेसिकली एक्स क्यूब अपॉन 2 है, इसको हम 1/2 एक्स क्यूब भी कह सकते हैं। डायरेक्ट डेरिवेट कर लेते हैं क्योंकि कोई चीज़ रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी एक्स की पावर मौजूद है। तो रूल ये होता है पावर शुरू में लिखी जाती है, पूरा फंक्शन वैसे ही आएगा और पावर से -1 हो जाएगा। पावर 3 थी तो वो 2 हो गई। -100 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x² / 2, दैट इज़ द आंसर। अच्छा, अब हम कोशिश करते हैं सारे इवन नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ताकि ऑड नंबर वाले आप इन्हीं की मदद से खुद सॉल्व करें और बुक में पीछे क्योंकि ऑड के आंसर्स गिवन होते हैं आप उनसे मैच भी कर लें।
तो 18 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब इसके लिए हम क्योंकि स्क्वायर रूट है, इसको स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पावर 1/2 में, तो इसीलिए हमने सिंप्लीफाई किया, तो इसे सिर्फ एफ ऑफ एक्स ही लिखा है, एफ डैश एक्स नहीं लिखा। अब हम डेरिवेटिव के रूल अप्लाई करते हैं। एफ डैश एक्स मीन्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर शुरू में आ जाएगी और एक्स की एक पावर कम हो जाएगी, पावर 2 है तो वो 1 बन जाएगी। एक्स की पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर शुरू में आ जाएगी और एक्स की एक पावर कम हो जाएगी, यानी 1/2 में से -1 हो जाएगा। 2x को सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। 1/2 में से -1 करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा। अब पावर क्योंकि नेगेटिव आ रही है तो हम इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ये नोमरेटर में 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा 2 के पास और इसकी पावर अब पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखा जाए तो पावर 1/2 है, तो पावर 1/2 को बेसिकली लिखा जाता है स्क्वायर रूट। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, वो है 3/5x³। 3/5x³ एफ ऑफ एक्स ऑब्वियसली। तो अब हमें इसे डेरिवेट करना है। अब x³ अगर डिनोमिनेटर में हो तो उसका तो कोई रूल पढ़ा ही नहीं हमने, तो x³ को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा नोमरेटर में। 5 को नीचे ही रहने देते हैं, x³ को हम ले जाते हैं नोमरेटर की तरफ। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा यहाँ पर भी रूल कि अगर नोमरेटर को शिफ्ट करते हैं डिनोमिनेटर की तरफ तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ भी वही रूल अप्लाई हो रहा है कि अगर आप x³ को ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं तो x की पावर जो +3 थी वो -3 बन जाएगी। तो अब ये हमने किया है फंक्शन को सिंप्लीफाई। अब करेंगे इसे डेरिवेटिव्स के रूल से। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पावर शुरू में आकर मल्टीप्लाई होगी, 3/5 वैसे ही आ जाएगा और पावर से -1 हो जाएगा। तो ये -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, x की पावर -4 और डिनोमिनेटर में 5 वैसे ही है। देखा जाए तो आंसर आ चुका है, लेकिन कन्वेंशन ये है कि पावर को नेगेटिव नहीं रहने दिया जाता, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम x की पावर -4 को नीचे ले आएंगे। यानी बेसिकली हम कर क्या रहे हैं पूरे सवाल में, पहले x को ऊपर ले गए ताकि हम रूल अप्लाई कर सकें। जब रूल अप्लाई कर लिया, अब पावर नेगेटिव थी तो दोबारा नीचे ले आए ताकि पावर पॉजिटिव बन जाए। तो ये हमारे पास एफ डैश एक्स का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन 22 की तरफ चलते हैं, बिल्कुल सेम है, यहाँ कर लेते हैं तो छोटा सा इतने हिस्से में भी आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/x³। थोड़ी सी मैं माजरत चाहूँगा कि काम थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड है। उसकी वजह यह है कि हम टीचर जब क्लास में भी पढ़ा रहे होते हैं तो आधा सवाल वहाँ लिखते हैं, आधा सवाल वहाँ लिखते हैं, तो आदत से मजबूर होकर यहाँ भी वही कर रहा हूँ मैं। तो खैर x³ क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो हम इसे ऊपर नोमरेटर की तरफ शिफ्ट करेंगे और पावर इसकी हो जाएगी नेगेटिव। हमने डेरिवेट नहीं किया है, हमने सिर्फ इसे रीअरेंज किया है। अब हम इसे डेरिवेट करेंगे तो इसलिए एफ डैश एक्स लगा रहे हैं। और पहले क्यों नहीं डेरिवेट किया, क्योंकि x डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में हो तो कोई रूल ही नहीं पड़ा है सामने। तो अब ये √2 वैसे ही रहेगा और पावर शुरू में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी और x की एक पावर कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा √2 इंटू -3 x की पावर -4। √3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3√2 हो जाएगा और x की पावर नेगेटिव नहीं रहने देनी हमने, तो इसलिए इसको नीचे डिनोमिनेटर में लाकर पॉजिटिव बना देंगे। तो ये हमारे पास स्लोप का आंसर या डेरिवेटिव का आंसर आ चुका है। इसी तरीके से हम कोई बड़ा सा सवाल सॉल्व करते हैं जो थोड़ा दिखने में मुश्किल लग रहा हो, क्योंकि ये भी सेम है। या 24 कर लेते हैं, 24 26 दोनों में से कोई एक कर लेते हैं, तो 24 कर लेते हैं हम। 24 है हमारे पास 1/6 रूट ऑफ x की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 24, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/, एक बार फिर से देख लेते हैं, 6th रूट ऑफ x की पावर 5, 6th रूट ऑफ x की पावर 5।
तो x क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो हम इसे नोमिनेटर में ले जाएंगे, लेकिन नोमिनेटर में ले जाने के लिए पहले सिक्स रूट को ख़त्म करना पड़ेगा। तो अब हम सिर्फ इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 1/x की पावर 5, और ये सिक्स रूट बन जाएगा पावर 1/6, और जब पावर 1/6 5 से मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर 5/6 बनेगी, और x की पावर 5/6 को जब हम ऊपर नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर -5/6, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने लिखना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब इसे डेरिवेट करना है। डेरिवेट करने के लिए डेरिवेटिव के रूल, f' इज़ इक्वल टू पावर शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसके बाद पूरा फंक्शन वैसे ही लिखेंगे लेकिन पावर से करेंगे -1, तो -5/6 x। अब -5/6 हम लिख लेते हैं -5/6 -1, तो आंसर आता है माइनस का 11/6। देखा जाए आंसर आ चुका है, लेकिन वही बात जो हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि ये पावर नेगेटिव है। कन्वेंशन ये है कि पावर को नेगेटिव नहीं रहने दिया जाता, तो 5 तो ऊपर ही रहेगा क्योंकि 5 की पावर तो नेगेटिव नहीं है, x की पावर नेगेटिव है। तो x को हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं और ये पावर 11/6 बन जाएगी। इतना लिख दें तो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन 6th रूट में था तो आंसर भी 6th रूट में ही हमें देना चाहिए। तो -5/6, और ये जो 11 के साथ नीचे 6 है वो 6th रूट बन जाएगा और x की पावर 11 रह जाएगी। इतना भी लिख दिया जाए तो भी एक्सेप्टेबल है, ये भी ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, 30, इन सब में अगर आप गौर करें तो ये एक ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 30 में भी देखें तो ये एक ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 32 में देखें अगर आप तो ये एक ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन तीनों में से हम एक सवाल कर लेते हैं, मिडल वाला कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं। और 34, 36 इनमें देखें तो ये डिवाइड हो रहे हैं, पहला फंक्शन डिवाइड दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन डिवाइड दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन डिवाइड दूसरा फंक्शन। तो इसमें भी हम 36 कर लेंगे, मिड वाला सवाल कर लेते हैं दोनों में से। तो 30 कर लेते हैं और 36 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखने जा रहा हूँ, बल्कि मैं स्क्रीन को अपनी क्लियर कर लेता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस काफ़ी। राइट जी, तो स्क्रीन क्लियर करने के बाद क्वेश्चन 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 30 में हमारे पास दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। f(x) इज़ इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में है 2 - x - 3x टू द पावर 4, और दूसरे ब्रैकेट में 10 + x - 4x टू द पावर ऑफ 3। तो पहला तरीका तो ये है कि पहले 2 को तीनों से मल्टीप्लाई किया जाए, फिर x को, फिर -3x की पावर 4 को, फिर उसके बाद वो एक फंक्शन बनेगा, उसको सिंप्लीफाई किया जाए, फिर जब सिंप्लीफाई हो जाए उसके बाद डेरिवेट किया जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप देख रहे हैं कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लीजिए। प्रोडक्ट रूल क्या था कि हम पहले फंक्शन को या पहले फैक्टर को u कह देते हैं और दूसरे फैक्टर को v कह देते हैं। तो फॉर्मूले के मुताबिक अगर u और v मल्टीप्लाई हो रहे हों, कलर चेंज कर लेते हैं, u और v मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका डेरिवेटिव आपको निकालना हो तो उसका मेथड होगा कि v मल्टीप्लाई होगा u के डेरिवेटिव से प्लस u मल्टीप्लाई होगा v के डेरिवेटिव से। तो इसका मतलब हमें u और v तो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, v और u का डेरिवेटिव भी चाहिए ताकि हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें और हमारा आंसर आ जाए। तो u लिख लेते हैं हम, लेट u इज़ इक्वल टू 2 - x - 3x टू द पावर 4। तो u का डेरिवेटिव क्या होगा, एक एक को बारी बारी डेरिवेट करते हैं। 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, और -3x की पावर 4 है तो पावर शुरू में आ जाएगी, पूरा फंक्शन वैसे ही लिख देंगे और पावर से एक वैल्यू कम हो जाएगी। तो u का डेरिवेटिव हमारे पास आया -1 - 4 × 3 इज़ 12 और x की पावर 3। तो ये u का डेरिवेटिव आ गया। अब हम बात करते हैं v की। v क्या है हमारे पास, v है 10 + x - 4x³। तो v का डेरिवेटिव निकालेंगे। अब 10 का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, और 4x³ का अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो पावर शुरू में आ जाएगी,
यानी पावर 3 है तो पावर 3 शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 4x की पावर 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 बचेगा। तो 0 + 1 1 ही होता है, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 12x²। ये आ गया हमारे पास v का डेरिवेटिव। तो हाईलाइट कर लेता हूँ मैंने ताकि सॉल्यूशन में आसानी हो। ये u है, ये v है, ये u का डेरिवेटिव है और ये v का डेरिवेटिव है। तो फॉर्मूला के मुताबिक v को u के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, u को v के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसे इससे मल्टीप्लाई करना है, इसे इससे मल्टीप्लाई करना है, और इन्हें ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अभी हम कर लेते हैं उसे, यानी कि f' यानी जो सवाल में आपने फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, v यानी कि 10 + x - 4x³ मल्टीप्लाइड बाय u का डेरिवेटिव जो कि है -1 - 12x³ प्लस, थोड़ा सा स्क्रीन को हम शिफ्ट कर देते हैं ताकि स्पेस हमारे पास बच जाए, प्लस u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v। u है हमारे पास 2 - x - 3x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय v का डेरिवेटिव है 1 - 12x²। तो अब इन्हें हम बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आएगा -10। फिर 10 को -12 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आएगा -120x³। अब उसके बाद x को जब -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आएगा -x। x को जब -12x³ से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आएगा -12x की पावर 4। एरोस को मिटा देते हैं। उसके बाद जब -4x³ को -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आएगा +4x³। -4x³ को -12 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस प्लस, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 इज़ 48, और x³ मल्टीप्लाई होकर x की पावर 6 बन जाएंगे। तो ये हमने तीनों फैक्टर्स को, यानी तीनों एक फैक्टर के अंदर के तीनों एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर्स की। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 आएगा आंसर, और 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा -12x² से तो माइनस का 24x²। उसके बाद -x को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -x आएगा, -x को मल्टीप्लाई किया जाएगा -12x² से तो +12x³, और लास्ट अब हमारे पास है -3x की पावर 4 को 1 से करेंगे तो -3x की पावर 4, माइनस प्लस, एंड स्क्रीन का स्पेस कम है, थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं। -3x हमने 1 से कर लिया। अब -3x की पावर 4 को इससे किया तो माइनस प्लस, 3 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 2 6 और 10 36 हो गया, ये 36 और x की पावर 6। अब हम लाइक टर्म्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। लाइक टर्म्स में हमारे पास पहले हाईएस्ट पावर 6 नज़र आ रही है तो पावर 6 को आपस में सॉल्व करते हैं। 48x की पावर 6 और 36x की पावर 6, तो 48 + 36 इज़ 84x की पावर 6। उसके बाद x की पावर 4 है हमारे पास मैक्सिमम, -12 है और -3 है तो ये -15 बन जाएगा x की पावर 4। उसके बाद क्यूब की बात करते हैं, माइनस का 120 है और प्लस का 12 है तो -120 + 12 बनता है -108x³। अब x² हमारे पास एक है -24x²। अच्छा ये +4 तो हम लिखना भूल गए, कोई बात नहीं, हम अभी लिख लेते हैं, इसको बाद में नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर लेंगे। और x² में हमारे पास है -24x², और अब सिर्फ x बचे हैं -x, और -x बनेगा -2x। अब कांस्टेंट नंबर्स बचे हैं हमारे पास +2
और -10, तो ये बन जाएगा -8। अब क्यूब वाली वैल्यू सिंप्लीफाई करना हमसे रह गई थी, उसे सिंप्लीफाई करते हैं। 84x की पावर 6 माइनस 15x की पावर 4 माइनस 108x की पावर 108 प्लस 4 बनेगा माइनस का 104, तो माइनस 104x की पावर 3 माइनस 24x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, दैट इज़ दी आंसर। राइट जी, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 जो हमने डिसाइड किया था, क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास क्वेश्चन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू, नोमरेटर में है हमारे पास 3x की पावर 5 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो जब भी दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हों, नोमरेटर को हम u कहेंगे, डिनोमिनेटर को v कहेंगे और कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो कोशेंट रूल अप्लाई करने के लिए हम सॉल्व करते हैं। लेट u इज़ इक्वल टू 3x की पावर 5, तो u का डेरिवेटिव होगा, पावर शुरू में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 और ये 3x की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 4, यानी कि 5 3 ज़र 15 और x की पावर 4, तो ये u का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। अब हम बात करते हैं v की। v क्या है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। v का डेरिवेटिव क्या होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, पावर शुरू में एक पावर कम, 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, हमने सीखा था ax का डेरिवेटिव a होता है और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे पास u और v के डेरिवेटिव्स आ गए। ये u है, ये v का डेरिवेटिव है, ये v है और ये v का डेरिवेटिव है। तो फॉर्मूला के मुताबिक v मल्टीप्लाई होगा u के डेरिवेटिव से, u मल्टीप्लाई होगा v के डेरिवेटिव से, बीच में माइनस का साइन आएगा और ये फिर डिवाइड हो जाएगा v स्क्वायर से। तो सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला ये था, u डिवाइडेड बाय v का अगर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो वो होगा v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो v क्या है हमारे पास, v है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, u का डेरिवेटिव है 15x की पावर 4 माइनस u है हमारे पास 3x की पावर 5 और v का डेरिवेटिव है 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर और v है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को, x स्क्वायर को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x की पावर 6 और माइनस 2x को 15 से करेंगे तो माइनस 30x की पावर 5 प्लस 1 को 15 से करेंगे तो प्लस 15x की पावर 4, माइनस 3x पावर 5 को 2x से करेंगे तो माइनस 3 2 ज़र 6x की पावर 6 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़र 6x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो पावर 6 में हमारे पास 15 है और माइनस 6 है, तो 15 माइनस 6 9x की पावर 6, पावर 5 में हमारे पास माइनस 30 और प्लस 6 है तो माइनस 24 x की पावर 5 और पावर 4 में हमारे पास है 15x की पावर 4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। मज़ीद डिनोमिनेटर में स्क्वायर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इतना आंसर काफ़ी है क्योंकि स्क्वायर सॉल्व करने से भी कुछ कैंसिलेशन तो होगी नहीं, तो यही आंसर हमारा काफ़ी है। उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। अब आगे हमारे पास क्या आ रहा है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि f डैश तो निकालना है लेकिन f डैश x नहीं निकालना बल्कि f डैश 2 निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि बताइए डेरिवेटिव क्या होगा जब x की वैल्यू 2 होगी। इसी तरह पार्ट बी में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच डेरिवेटिव इज़ 0। तो सॉल्व करते हैं हम रैंडमली, बल्कि क्वेश्चन 40 तो मेरी स्क्रीन पर मिटा हुआ है, 39 करते हैं हम। क्वेश्चन 39 है हमारे पास, f ऑफ x इज़ इक्वल टू 10x माइनस 5।
तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव 10 होता है। अब पूछा गया कि पार्ट ए में कि एफ डैश 2 क्या होगा, मींस इस फंक्शन में अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी। तो जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y 10 ही होगा, क्योंकि इसमें x तो है ही नहीं। अच्छा, पार्ट बी क्या कह रहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो कब होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो इसमें, फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स एफ डैश एक्स ज़ीरो इसमें नहीं है। ठीक है, पार्ट बी हम लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, खैर ये थोड़ा सा अजीब सवाल था, हो सकता है आपको समझ ना आया हो, क्योंकि हमारे पास सवाल कुछ ज़्यादा ही सिंपल था, एक्स इसमें मौजूद नहीं था। तो क्वेश्चन 41 करते हैं, 42 भी क्योंकि मेरे पास मिटा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 41, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 6x प्लस 8। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। इसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू, ये 3 की पावर शुरू में आ जाएगी, पूरा फंक्शन वैसे ही आ जाएगा लेकिन पावर से -1 हो जाएगा। 6x का डेरिवेटिव 6 होता है, x नहीं लिखेंगे, और 8 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो वो 0 फ़िलहाल लिख देते हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में वैसे ही हमें सिंप्लीफाई करना है। 3 और 3 कैंसिल हो गए तो एक्स स्क्वायर बचेगा, -6 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। अब पार्ट ए में कहा गया था एफ डैश 2 मालूम कीजिए। दैट मीन जब x की वैल्यू 2 होगी तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा x की वैल्यू 2 पर। तो x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 स्क्वायर -6, 2 का स्क्वायर होता है 4 -6, 4 -6 होता है -2। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू 2 होगी तो इसका स्लोप -2 होगा। इसका मतलब ये फंक्शन इस तरह का, जब x की वैल्यू 2 होगी तो उस वक्त इसका कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। उसके बाद हो सकता है ये ऐसे बन जाए या जैसे भी बन जाए, लेकिन इस वक्त फ़िलहाल ऐसा होगा। और क्यूबिक है तो ज़ाहिर है इसी टाइप का कुछ होगा। खैर, ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक्स फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये पार्ट ए हो गया हमारा एफ ऑफ 2। सेकेंड पार्ट में कहा था कि बताइए x क्या होगा अगर डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो डेरिवेटिव अगर 0 हो जाए, डेरिवेटिव क्या निकाला था हमने, ये निकाला था। डेरिवेटिव था एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6। तो इसे 0 कर देंगे हम। एक्स स्क्वायर -6 0 कब होगा, जब एक्स स्क्वायर 6 के बराबर होगा, या दूसरे अल्फाज में x बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 के, या प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 के। तो ये हमने सीखा। अब एक और सवाल करते हैं। अच्छा, इसमें कांस्टेंट टर्म्स आ रही हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही फॉर्म में तो जवाब भी एक ही फॉर्म में ही होगा। सवाल मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 43, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। ये हमारे पास सवाल है। तो इसे डेरिवेट करते हैं। डेरिवेट करेंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी, तो ये 2 आ जाएगा और a2x की पावर 1 हो जाएगी, प्लस a1x का डेरिवेटिव सिर्फ a1 होगा। हमने सीखा था ax का डेरिवेटिव a होता है, और a0 क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब हमसे क्या क्या पूछा गया, पार्ट ए में पूछा गया कि एफ डैश 2 बताइए। तो एफ डैश 2 में x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2a2x की जगह 2 प्लस a1, 2 × 2 4a2 प्लस a1। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, ये एफ डैश 2 आ गया। पार्ट बी में कहा गया कि एफ डैश एक्स अगर 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी। तो हम एफ डैश एक्स जो कि हमने यहाँ फाइंड आउट किया था 2a2x प्लस a1, इसे 0 के इक्वल कर देते हैं और x की वैल्यू निकाल ली हमने। तो 2a2x इज़ इक्वल टू -a1, तो x इज़ इक्वल टू -a1 अपॉन 2a2। ये हमारे पास आ गया आंसर कि जब x की वैल्यू -a1 अपॉन 2a2 होगी तो डेरिवेटिव का आंसर 0 आ जाएगा। आप चाहें तो वेरिफिकेशन के लिए इस फंक्शन में जो डेरिवेटिव फंक्शन हमने निकाला है इसमें x की वैल्यू ये पुट करके देख लीजिए, दोनों तरफ 0 आ जाएगा।
खैर तो ये हमने सीखा कि किस तरह से हमें डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो निकालना होता है। ये डेरिवेटिव इज़ इक्वल टू ज़ीरो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम आगे एप्लीकेशंस में सीखेंगे। तो खैर यहाँ पर ये 15 पॉइंट कौन सी एक्सरसाइज थी, 5 कर रहे थे हम शायद। जी 15.5 एक्सरसाइज यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुई। उम्मीद है आपको ये रूल्स समझ आए होंगे। शुरू में मैं ख़ुद समझता हूँ कि अभी जो है फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ रूल्स पढ़ रहे हैं, इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस नहीं आ रही हैं। लेकिन शुरू के दो जो हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं, उन शुरू के दो एक्सरसाइजेज हैं 15.5 और 15.6, उनमें हमारे पास इसी तरह के रूल्स ही हैं। तो खैर यहीं पर हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे 15.6। उसमें कुछ रूल्स अभी बाकी हैं, उन रूल्स को सीख कर हम फिर उसके बाद चैप्टर 16 पर इसकी एप्लीकेशंस पर जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह।